नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम योगी नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शाम 3 बजे स्मृति भवन में हो रहे कथा में वो शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। स्मृति भवन में हो रहे कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा भी आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं के रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम को लेकर? दौरे के दौरान केवल धार्मिक कार्य ही किए जाएंगे। आज आपको बता दें कि जो श्री महापुराण की कथा एक सप्ताह से चल रही है उसमें भी शिरकत करेंगे और कल 21 तारीख को 9 देवी देवताओं विग्रहों का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा किया जाना स्थापित होंगे देवी देवताओं के, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए रूप में नजर आएंगे, गोरखपीठ के रूप में आएंगे और एक जजमान के रूप में नजर आएंगे और देव ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। बस अभी चंद समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। बस चंद समय बाद ही उनका वह तस्वीर सामने आएगी जब वो गोरक्षनाथ मंदिर से निकल करके सीधे जो है कि ये पूर्वांचल के जिलों से पहुंची जनता समस्या लेकर के उनके जनता दर्शन में उनसे मुलाकात करेंगे, समस्या सुनेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अगर देखा जाए तो आज दोपहर 3 बजे कथा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, ये सप्ताह से कथा चल रहा है और ये सप्ताह के कथा में आज वह 12 बजे से जब कथा शुरू होगी तो उसमें भी शिरकत करेंगे और खासतौर पर बाहरी कार्यक्रम ये लगाया गया है कि मुख्यमंत्री जो गोरखनाथ मंदिर का कार्यक्रम है मंदिर के पीठेश्वर के रूप में एक जजमान के रूप में कथा में बैठेंगे और कथा श्रवण करेंगे और कल 9 विग्रह देवी देवताओं की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जाएगी जजमान के तौर पर नजर आएंगे और मंत्रोच्चार के साथ देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हरेंद्र। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज गोरखपुर के दौरे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे, जहां सुबह 11:30 बजे बड़हलगंज पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष और बड़हलगंज इलाके के टांडा गांव पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ था, जिसके बाद में अब आज अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर जाएंगे, गांव पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज अखिलेश यादव नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अखिलेश यादव का गोरखपुर का दौरा है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्कंदिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सीधा होने का रुख कर लेते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में अखिलेश यादव के आज के कार्यक्रम को लेकर? आज गोरखपुर का दौरा है उनका। वह बड़हलगंज इलाके के टांडा गांव पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें, अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके निधन हुआ था मंगलवार को और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव का गोरखपुर का दौरा है। आज हरिशंकर तिवारी को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मंगलवार को उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। आपको बता दें 5 सरकारों में हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे हैं और उनका पूर्वांचल की राजनीति में उनका अच्छा खासा दबदबा रहा है। एक ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते थे और जिस तरीके से उनका वोट बैंक रहा है वो उस पर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की नजर है और इसी को देखते हुए उनके जो निधन के बाद में अंतिम यात्रा में भी उनके तमाम भीड़ उमड़ी थी और लगातार उनकी मृत्यु के बाद से लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सभी पार्टी के और इसी क्रम में समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज पहुंच रहे हैं 11:30 बजे बड़हलगंज के टांडा का। उसके बाद में उनके जो परिवारजन है, उनके जो बेटे हैं हरिशंकर तिवारी जो उनसे मिलेंगे और उनके घर जाकर परिवार जो है उनके साथ से सांत्वना व्यक्त करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अखिलेश यादव, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे हरिशंकर तिवारी और उनकी श्रद्धांजलि शोक सभा अर्पित करने के लिए अखिलेश यादव खुद वहां जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक अच्छा मैसेज देते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। ठीक है, शुक्रिया इसका तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां सुबह 11:05 पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 12 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के बाद में दोपहर करीब 1:30 बजे निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे, जहां बुलंदशहर में करीब 11:05 पर वहां पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए फोनलाइन पर। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बुलंदशहर दौरे को लेकर? बुलंदशहर में 11 बजे उड़न खतरा उनका पुलिस लाइन में पहुंचेंगे। उसके बाद में वो निर्माण जितने भी प्रोजेक्ट चले हुए यूपी सरकार के उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में फिर जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन अधिकारी के साथ में बैठक करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी कार्यालय में उनको प्रोग्राम रखा गया है। करीबन 4 घंटे बुलंदशहर में वो रहेंगे। सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर खुर्जा विधायक है, उनकी माता का में वो शामिल होंगे उनके आवास पर। तमाम बैठक है, प्रेस वार्ता भी रखी गई है, मीडिया के सामने रूबरू होंगे। और सबसे खास बात यह है कि आगामी 2024 को लेकर भी पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पार्टी की रणनीति लेकर बैठक बताई जा रही है, जिससे एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर प्रशासनिक अधिकारी के साथ में बैठक होगी, जो सरकार के जो प्रोजेक्ट है और उन पर जैसे कार्य चल रहा है और विकास कार्यों में तरक्की गति तमाम चीजों को लेकर बैठक चलेगी। वो बैठक करीबन 1.5-2 घंटे की बताई जा रही है। कलेक्ट्रेट के सभागार पर होगी, जिसमें डीएम एसएसपी चीजों को ऊपर बैठक बताई जा रही है। को लेकर सरकार की जो प्रोजेक्ट है उनको इस तरह की दरासल को तेजी से लाई जाए, जो 2024 का चुनाव है उसके मद्देनजर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह की निकाय चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव में परिणाम आए हैं, उनको भी लेकर बैठक में कार्यकर्ता के साथ बैठक के रूप में निकाय चुनाव में अध्यक्ष जीते हैं। ठीक है, उनसे बातचीत। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। और वो कल कई देर शाम को आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसने सभी भारतवासी को इस वक्त चौंका दिया है। दरअसल 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट जो है वो वैध रहेंगे, लेकिन 2000 रुपए के नए नोट अब नहीं छपेंगे। साथ ही 4 महीने बाद
2000 के नोट जो है वो भारत में भी बैन हो जाएंगे सीधे तौर पर। 30 सितंबर तक का वक्त है। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा आप कर सकते हैं। आपके पास में ये ऑप्शन है। एक बार में आप 20,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं, यानी कि एक बार में आप 10 नोटों को बैंक में ले जा करके उनके बदले में 500 के या 100 के नोट ले सकते हैं। और 30 सितंबर तक आप नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में फिर भी ज्यादा संख्या में अगर 2000 के नोट है तो आप उसने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप नोट बदली अगर तुरंत कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट तय की गई है। नोट बदलने का कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 के सिर्फ 370 करोड़ रुपए छापे। 2016 में ये नोट चलन में आया था और उसके बाद 2018 में 2000 के 336.2 करोड़ रुपए नोट चलन में थे। मार्च 2019 में ये संख्या 330.1 करोड़ नोट रह गई। 2020 में ये आंकड़ा और घटा और 273.3 करोड़ नोट हो गए। मार्च में 2021 में 249.9 करोड़ रुपए 2000 के नोट चलन में थे, मार्केट में थे। और इस वक्त अभी 2000 के 200 करोड़ नोट चलन में होने की संभावना जताई जा रही है। हर साल अगर देखा जाए तो नोटों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। आरबीआई ने 2000 के 370 करोड़ रुपए के नोट जो है वो छापे थे। अब तक क्या क्या हुआ है 2016 से लेकर वो आपको बता रहे हैं। दरअसल 2016 में ही नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से तुरंत ही बाहर कर दिए गए थे। 500 1000 रुपए की जगह 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट मार्केट में आया था। 2017-18 में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे। 2017-18 में बाजार में 2000 के 33,623। पिछले 2 साल से 2000 रुपए का एक भी नोट छपाई नहीं हुई है। 2017-18 में 2000 का एक नोट 4 रुपए 18 पैसे में छपता था और 2018-19 में इसकी कॉस्ट 3 रुपए 93 पैसे हो गई। वहीं आपको बता दें कि 2019-20 में एक भी नोट नहीं छापा गया। 500 रुपए के नोट की अगर बात करें तो 2 रुपए 90 पैसे एक नोट को छापने का खर्चा सरकार वहन करती है। 200 रुपए का एक नोट छापने पे 2 रुपए 37 पैसे खर्च होते हैं। 100 रुपए का एक नोट छापने के लिए 1 रुपए 77 पैसे खर्च किए जाते हैं। 50 रुपए का एक नोट छापने के लिए 1 रुपए 13 पैसे सरकार खर्च करती है। 20 रुपए का एक नोट की छपाई 95 पैसे आती है और 10 रुपए के एक नोट को छापने में 96 पैसे खर्च किए जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सिस्टम से वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन 2000 रुपए की नोट की अपनी एक अलग ही पीड़ा है। वो पीड़ा क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं 2000 रुपए का नोट हूं। मेरा रंग गुलाबी है। आरबीआई मुझे 2016 में नोटबंदी के बाद लेकर आई थी। मकसद था मुझे लोगों तक जल्दी पहुंचाना, क्योंकि मेरे छोटे भाई 1000 और 500 रुपए वाले नोट लीगल नहीं रह गए थे। मुझे उनकी जरूरतों को पूरा करना था। मुझे उम्मीदों से उतारा गया था। मैं जनमानस के बीच पहुंचा तो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना। मैं भी लोगों के रिश्तों में उड़ता रहा, व्यापार में बहता रहा। मैं रोज की कमी को पूरा करता रहा। मैं इच्छाओं की नमी को भरता रहा। लोगों के आर्थिक लेन देन में क्रांति सी आ गई। मेरे चलते चीजों को खरीदना बेचना आसान हो गया। यूं तो मैं एक निर्जीव वस्तु हूँ, पर हकीकत ये है कि मुझ में लोगों के प्राण बसते हैं। मैं जिसके पास रहता हूँ लोगों की मूंछें ताव मारने लगती हैं। कुछ मामलों में बदनामी भी मेरे सर लगी। अचानक गायब होने और नकली होने की बदनामी भी मेरे सर लगी। मैं बदनाम हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी? लेकिन मैं शिकायतों के बादल बन घुमड़ता रहा। इसी बीच मुझे लाने वाले ही मुझे धीरे धीरे समेटने में लग गए। मैं जब महज 8 साल का हुआ तो मुझे भी मेरे छोटे भाइयों की तरह लीगल नहीं रहने का फरमान सुना दिया गया। मेरी पीड़ा ये है कि आखिर मुझे सेवा का इतना कम मौका क्यों मिला? अगर मुझे हटाना ही था तो लाया क्यों गया? जाने का दुख और शिकायत तो बहुत है। वैसे मैं सितंबर 2023 तक लोगों की जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं भी अतीत बन जाऊंगा। आखिर में
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ओ मानव, तेरी इच्छाएं तुझ पे ही भारी हैं। वक्त को तुझसे मुझसे शिकायतें बहुत सारी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जहां मंत्री दयाशंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश के विकास पर बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि आयुष में सस्ती दवाइयां मिलती हैं, आयुर्वेद में बेहतर इलाज है, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सर, कल आयुष मंत्रालय की एक बैठक थी, किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? क्योंकि आयुष की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय भी है और काफी लोगों की उम्मीदें भी है कि इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बेहतर होता है। देखिए, आयुष वह विधा है, आयुष एक ऐसा 3 शब्दों का मेल है जिसमें इस देश की सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई वो विधाएं शामिल है। मैंने आपसे कहा कि आयुष का मतलब कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सोवारिकपा और सिद्धा, इन 7 विधाओं को मिलाकर आयुष का मंत्रालय बना। हम बधाई देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो सिर्फ आधुनिकता की बात नहीं करते, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की बात करने के साथ साथ अपनी धरोहरों को, अपनी प्राचीन सनातन परंपराओं को जिंदा करने के लिए भी लगातार उनका संघर्ष चल रहा है। प्रकृति से, वृक्षों से, जड़ी बूटियों से अपनी प्राण रक्षा करना, अपने शरीर, अपने रोगों को खत्म करना, तो कम पैसे में, बिना जांच के, वो हमारा वैद्य जो गांव में हुआ करता था, जो लोगों को जड़ी बूटियों से उनको इलाज करता था, फिर से उस पैथी को सारी दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को हासिल हुई कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को दुनिया के 167 देशों की परंपरागत दवाओं पर काम करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में इंस्टीट्यूट बनाया है। तो सारी दुनिया में इन परंपरागत दवाओं पर काम करने के लिए भारत को WHO ने चयन किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, अगर हम बात करें तो आयुष में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पे बात करें तो देखिए, जब आप गांव में जाते हैं तो आपको गांव-गांव में वैद्य मिलते हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर मिलते हैं। ये वो पैथी है जो सस्ती दवाएं हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये रोगों का जड़ से इलाज होता है। सारी विधाओं को मिला के, योग, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और इन सबको मिला के हमारे नए अस्पताल बन रहे हैं, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल 50 बेड के, आयुष वेलनेस सेंटर, योग वेलनेस सेंटर नित नए बनते जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल अक्सर उठाते रहते हैं सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से। उन्होंने ट्वीट किया है कि टॉर्च की रोशनी में कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है, बिजली नहीं है। बिजली मिलती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ 5 या 6 जिलों को मिलती थी, इसके सिवा पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। आज हम बड़े दावे के साथ और बड़े दम्भ के साथ कह सकते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में बराबर बिजली मिलती है। आयुष का मंत्रालय तो पिछले 5 सालों से बना है उत्तर प्रदेश में। हम अब तक 11 नए अस्पताल 11 जिला मुख्यालय पे बना चुके हैं, 13 नए अस्पताल हमारे बन के तैयार हैं। अब तक हमने करीब 1000 आयुष वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। हम नए 2 मेडिकल कॉलेज और बना रहे हैं। आयुष का विश्वविद्यालय गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा। तो इन सब कामों को कमतर आंकना और सिर्फ उपहास की दृष्टि से देखना, शायद ये नादानी कही जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बात की। अनीस के साथ वहीं मेरठ के नवनिर्वाचित मेयर हरिकांत अहलूवालिया से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और मेरठ में मेयर हैं। फिलहाल हमारे साथ हरिकांत अहलूवालिया हैं, बात करेंगे अब की बार जो मिथक टूटा है उसके साथ साथ क्या विशेष रहने वाला है। हरिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मिथक टूटा है इसमें आप ये मान के चलो कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हज़ारों कार्यकर्ता जो है, उसकी अपनी एक भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है, एक अपने संस्कार है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी कार्यशैली पे चलता है। जब भी महानगर में जनता के पास कोई समस्या होती है, कोई भी विषय जनता का आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय जाकर उस समस्या का हल निकालते हैं। और उसके साथ साथ जो इस समय पूरे देश का माहौल है, हमारे परम श्रद्धेय
प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में पूरे देश का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, देश का बहुत विकास हुए हैं। और ऐसे ही हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ एक आदर्श शासन व्यवस्था भी दी गई है, जिसका प्रभाव महानगर की जनता पर बेहद है और महानगर की जनता बहुत खुश है, जिसका पूरा असर इस स्थानीय निकाय चुनाव में पड़ा और जिस वजह से हम चुनाव जीते। 12 से 17 तक ऐसी कौन कौन सी समस्या रही आपके सामने जो आप विकास अच्छी तरह से नहीं करवा पाए? अब दोबारा आपको मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की, मिथक तोड़ा आपने, उसी के साथ साथ अब की बार वो क्या विशेष रहने वाला है जो तब नहीं हो पाया? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हमारे समय में हमने कूड़ा निस्तारण प्लांट की पूरी व्यवस्था कर ली थी, मगर जैसे ही वो शुरू होने जा रहा था तो हमारा कार्यकाल हो गया था पूरा। मगर जो दूसरी महापौर यहाँ पर आई, उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल डंप कर दिया, उस पर ना कोई विचार करा ना कुछ करा। तो आज तक मेरठ महानगर में कूड़े की एक समस्या बनी हुई है। तो उसका निस्तारण मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में आपको भी देखने को मिलेगा। और उस समय भी मेरठ महानगर के ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने का हमने बहुत प्रयास किया। हमने खड़े हो के नाले साफ़ कराए हैं अधिकारियों के साथ मिलकर, हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ होते थे। और ये जो उसके हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद अब जो अगला यहाँ पे बसपा की मेयर रही, वो कभी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें दूर होंगी। 2012 से 17 तक जो काम नहीं हो पाए थे वो अब की बार यहाँ देखने को मिलेंगे। लगातार देखा जाए तो मेरठ में अब की बार मिथक टूटने के बाद प्रदेश में सरकार दोबारा बनी है और उसी के साथ साथ प्रदेश में सरकार रहते हुए मेरठ में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बना है। ऐतिहासिक जीत हासिल किया, उसके बाद महापौर ने साफ तौर पर कहा है कि जो समस्या 2012 से 17 तक देखने को मिली थी अब की बार वो जनता को नहीं मिलेंगी। साथ ही नाले की सफाई हो या फिर पार्क का सौंदर्यीकरण हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अगली खबर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह काशी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में दोनों का जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज खुलने वाले हैं। शुक्रवार को गोविंद घाट गुरुद्वारा में सुबह गुरबाणी, अरदास, सुखमणि पाठ और शब्द कीर्तन किया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था घांगरिया के लिए रवाना हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से जो बोलो सो निहाल के जयकारे के साथ पंज प्यारे निशान साहिब के साथ यात्री घांगरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई से खुल रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए जहां एक ओर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरी सक्रियता दिखाई जा रही है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का सक्रियता के साथ पालन कराया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य चीजों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान धार्मिक भावना का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हेमकुंड के तरफ भी हमारे तरफ से जो पुलिस व्यवस्था बनना है वो सारा तैयार हो गया है। एसपी और डीएम में भी विजिट भी कर लिया जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, और चौकी भी खुलेगा और फोर्स भी लगे जाएगी। और जनता यात्रियों से हमारा निवेदन ये रहता है कि हेमकुंड को जो हमारे अगल बगल के राज्यों से जो यात्री आते हैं, कई बार पहले ये देखा गया है कि वो अपने गाड़ी जो आते हैं उस पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कुछ उल्लंघन होता है, तो उसको हमने प्रचार प्रसार करके हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है कि 3 लोग एक 2 व्हीलर में नहीं आए, और जो गाड़ियों में कुछ व्यवस्था कानून के खिलाफ, कानून के उल्लंघन करते हुए कुछ तैयारी कर लेते हैं, जो वो वाला भी ना करें। अपने डिस्ट्रिक्ट एसपीज को भी एक निर्देश दिए हुए हैं कि ये मोटर व्हीकल अधिनियम को अच्छे से पालन कराइए, और वो जैसे ही
उड़दंग मचाने वाले जैसे कुछ यात्री की ऐसे शिकायत आती है, उस पर भी ध्यान देके उसको विदाउट हटिंग एनीबॉडीज रिलीजियस सेंटिमेंट इसको सख्ती से एनफोर्स करने का। बता दें कि तीर्थ यात्रा के दौरान कई बार दोपहिया वाहनों पर 3-3 सवारियां बिठाकर लोग ले जाते हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों में भी यातायात के नियमों की अनदेखी की जाती है। इस यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिख समुदाय के लोग 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद श्री हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 20 मई की सुबह श्रद्धालुओं का जत्था श्री हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए दोनों धामों को फूलों से सजाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल नमस्ते यूपी में मेरे साथ इतना ही। एक छोटी सी ब्रेक लिया रोकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।